हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरहान ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 करने वाले हैं, जो कि समांतर श्रेणी का पहला प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा परिचय के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम लोगों को प्रश्नावली सॉल्व करना आसान लगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एपी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको भी हम लोग हिंदी में सारवंतर, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। कहता है संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो मतलब होता है हमको जो अगला पद मिलेगा, बाई चांस मान लीजिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये बाई चांस हमारे पास लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, इसके बाद लिखा हुआ है अगला 4, मतलब 2 में हम 2 को जोड़े होंगे तब जाके क्या मिला होगा हमको 4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 6 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 8 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 10। इसी तरह से ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। दोनों के बीच जो होता है ना, एक निश्चित गैप होता है, ठीक। फिर कहता है कि एपी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पद कहलाती है। मतलब कि ये जो मैंने 2 लिखा, ये क्या है, एक पद है। ये जो 4 लिखा ये भी पद है, ये 6 पद है, ये भी 8 क्या, मतलब ये अपने आप में क्या है, एक पद है, जिसमें कि हर एक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, है ना, चौथा, पांचवा, इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का सारवंतर। क्या आता है, सारवंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी को निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बाई चांस मान लीजिए ये हमारा क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे क्योंकि ये प्रथम पद है। इसको क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, द्वितीय पद है। फिर इसको क्या बोलेंगे, a3 बोलेंगे, a3, a4, इस तरह से करते करते मेरा क्या होगा, आगे जाएगा। तो D कहता है हमारा फॉर्मूला a2 - a1, मतलब पिछला पद में से अगले पद को अगर हम घटाते हैं, मान लीजिए पिछला पद है, इस पद में अगर इसको हम घटाते हैं तो हमको D निकलता है। अब बताइए 4 है, 4 - 2, तो क्या हो गया हमारा आंसर 2। यही हमारा कॉमन डिफरेंस। आप चाहें तो इन दोनों को भी घटा सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पद। तो अगर हम पहला डी, अगर इन दोनों के बीच करें तो हमारा D1 कहला जाएगा, ठीक है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो D2, मतलब इन दोनों को घटाएंगे, मतलब 6 में घटाएंगे 4। तो आप लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे तब ये सारी बातें D1 D2 करने लगेंगे। अभी फिलहाल में बस इतना जानिए कि D होता है हमारा सारवंतर, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब कि पिछला पद में से आगे वाले पद को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम जो D निकालेंगे वो D हमारा धनात्मक भी हो सकता है, वो D हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, और D हमारा क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ी बात देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी हम लोग को 2 तरह से होता है। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। अगर परिमित समांतर श्रेणी की बात करें तो जैसे कि हमको ये पद दिया हुआ था, ये क्या दिया था, पद दिया हुआ था। मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8 ये पद दिया हुआ। अगर इस तरह से लास्ट में डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, मतलब यहीं तक फिक्स दे दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये परिमित समांतर श्रेणी, मतलब ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। इसका मतलब इसमें n की संख्या क्या है, मतलब n मतलब होता है पद। n मतलब क्या होता है, पद, या फिर पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4। पदों की संख्या कितनी है, 4। वहीं अगर हमारा 2, 4, 6, 8 के साथ साथ लास्ट में डॉट 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 दिख जाए, इसका मतलब है कि इसमें पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है। पदों की संख्या कुछ भी हो सकता है, लिखेंगे अनंत। समझ गया। तो ये हुआ हमारा अपरिमित, और ये हुआ हमारा परिमित समांतर श्रेणी। संक्षेप में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने के बाद हमको बोलता है अगर हमको एपी मालूम करने के लिए बोला जाए तो क्या नियम लगाएंगे। सब कुछ के लिए मान लीजिए एपी हम निकाल रहे हैं। पहला पद हो गया a1 बोलेंगे, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। अब अगर हमको दिया हुआ है a1, a2, a3, a4, तो तब तो फिर वो AP ऑलरेडी है ही। लेकिन अगर AP हमको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, a1 को हम बोलेंगे a, a1 को क्या बोलेंगे a, a2 निकालने का तरीका होता है a + d। कहने का मतलब हम a2 के जगह पर a + d भी लिख सकते हैं। a3 निकालने का तरीका है a + 2d। जरा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ a1 था तो यहाँ a लिखाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ a2 है तो यहाँ कितना d है, 1 d है,
A2 है तो कितना D है, 1 D है। यहाँ A3 है तो कितना D है, 2D है। मतलब कि इसको अगर हम देखा जाए तो इसमें D एक कम हमको लग रहा है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए A4 है तो यहाँ 3D है, हर जगह एक कम हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से अगर हमको nवां पद निकालने के लिए बोलेगा, an निकालने के लिए, तो a के जगह पे तो a तो रखेंगे ही, प्लस nवां पद बोलता है n-1 इंटू क्या करेंगे, d करेंगे। तो ये हमको एक फॉर्मूला यहाँ निकल गया nवां पद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये nवां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा। अब हम सब के बारे में जान लेते हैं कि भाई कहते हैं किसको क्या है। an को बोलते हैं हम लोग nवां पद, a को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, n को बोलते हैं हम पदों की संख्या, और d को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। और अभी हम बताए थे आपको पीछे में कि d को कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके। उसके बाद आगे और भी प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उस प्रश्नावली में हम लोग को एपी का योग निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि एसएन है, एपी का योग ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वहीं अच्छा गौर करके देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है n-1 इंटू डी, यहाँ पे देखिए तो n-1 इंटू डी, किसी भी तरह अगर a मिल जाए तो ये जो हमारा 2a है ना, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2a को a प्लस a लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है सर a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारा, an हो जाएगा। तो हम ऐसे अगर हमको an पहले से मालूम है, अगर an हमको पहले से मालूम है दिया हुआ सवाल में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर an मालूम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया परिचय। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने प्रश्नावली पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब कि और क्या होता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपया है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, इससे हमको एपी निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझिए क्या होता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद मतलब 1 किलोमीटर के बाद, मतलब हर एक किलोमीटर के बाद जो है ना वो किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। हर एक किलोमीटर के बाद किराया क्या होता है, 8 रुपया बढ़ जाता है। और प्रथम यहाँ क्या होता है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15। मतलब अगर आप कहीं से चलना शुरू किए, सपोज करिए, मान लीजिए कि अभी आपको बताते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप क्या किए, चलना शुरू किए, और चलते 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 कहाँ तक पहुँचे आप, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर गए तो यहाँ से जो हमको किराया लग रहा है ना, टैक्सी का किराया, ये हमको लग रहा है 15 रुपया। क्या लग रहा है, 15 रुपया। लेकिन जैसे ही इससे 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा क्या, 2 किलोमीटर। तो आप पहले 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर चले, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आप कितना चले, 2 किलोमीटर। और क्वेश्चन हमको कह रहा था कि मतलब प्रथम किलोमीटर किराया 15 फिक्स है, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब अगर हम इसको 15 बोलें तो 2 किलोमीटर चलने के लिए 15 प्लस 8 रुपया हमको देना पड़ेगा, मतलब हमको 23 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह से 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो तीसरा किलोमीटर तक पहुँचे, तो जो हमको यहाँ 23 रुपया था, 23 रुपये में फिर 8 रुपये अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको 31 रुपया मिलता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहता क्या है, हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, हम लोग माने कि हल दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे हल दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया, इसको मान लो A1, क्या मान लिए, A1 इक्वल टू दे दिया हुआ है 15 रुपये। तो द्वितीय किलोमीटर किराया, इसको बोल दिए A2। अब पहले 15 रुपया था, अब दूसरा किलोमीटर तक जा रहे हैं तो 8 रुपये मेरा बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 23 रुपया। तृतीय किलोमीटर का किराया, मतलब 2 किलोमीटर तक हम चल चुके हैं, 1 किलोमीटर और चलना है, तो 1 किलोमीटर के लिए और जाने के लिए क्या होगा, 8 रुपये हमको और लगेगा, तो हो गया मेरा 31 रुपये। इस तरह से आपको लग रहा है ना, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, इस तरह से हमको क्या मिल गया, पद मिल गया। जब पद मिल गया तो हम लोग आराम से सारवंतर निकाल लेंगे, और सारवंतर से हमको पता चल जाएगा कि यह सूची एपी में है या नहीं। सारवंतर का फॉर्मूला होता है सर A2 - A1, और A1 अभी निकाल, A2 कितना है सर 23 है, और A1 कितना है सर 15। चलिए सर सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। तो 23 - 15 बराबर हो गया 8। अब D2 निकालना है, तो D2 के लिए क्या करेंगे हम, 31 में 23 को घटाएंगे, मतलब तृतीय में द्वितीय को घटाएंगे। D1 निकाले, द्वितीय में प्रथम को घटाए थे, दूसरे वाले में पहले वाले घटाए। अब D2 निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। उसी तरह D3 बोलेगा तो A4 में A3 घटाएंगे, D5 बोलेगा तो फिर A5 में A4, इस तरह क्या करते रहेंगे, घटाते चले जाएंगे। तो हमको ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। D1 हो गया 23 - 15 हो गया 8, और D2 हो गया 31 - 23 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे कहेंगे, अच्छा ये बताइए D1 कितना हो गया 8, और D2 कितना हो गया 8, यही तो हमको चाहिए था।
लिखेंगे एक लाइन, चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह सूची क्या है, AP में है, यह सूची AP में है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हाँ, तो आइए देखते हैं 5.1 का जो 1 नंबर का जो दूसरा सवाल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किसी बेलन में कोई सिलेंडर है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है, कोई बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, कितना भी हवा भरा हुआ हो, ठीक है, हम उसको 1 मान लेंगे, ठीक। अब उस 1 में से क्या कर रहा है ना, हर एक बार 1/4 भाग, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपये रखा हुआ है, 1 रुपये का 1/4 भाग आप निकाल लिए, इसका मतलब आप 25 पैसा निकाल लिए, तो आपके पास बचा कितना, 75 पैसा बच गया। अब फिर उस 75 पैसे का 1/4 भाग निकालेंगे, तो जो भी शेष बचेगा फिर उसका 1/4 भाग निकालेंगे। इस तरह कहने का ये मतलब है कि जो शेष बच जाता है ना, उसका 1/4 भाग बार बार निकालता है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। कहता है, हम इसको सोल्व करके रखे हुए हैं, बोलता है माना बेलन में हवा की मात्रा 1, इसीलिए हम इसको क्या मान लिए, A1 मान लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। तो A1 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 1/4 भाग हवा निकालने पर, चलिए मेरे पास टोटल हवा कितना था, 1 था। चलिए अब हम क्या करते हैं, टोटल हवा में से हम निकाल रहे हैं कितना भाग, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग किसका निकालेंगे, टोटल हवा का। टोटल हवा का 1/4 भाग निकालेंगे टोटल हवा से, ओके। तो टोटल हवा ये हो गया, और जो भाग निकाल रहे हैं वो ये हो गया। इसको जब हम माइनस करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1, तो हमको आ जाएगा 3/4, आ गया 3/4। ये हो गया हमारा A2। उसी तरह से अब बचा कितना मेरे पास हवा बच गया 3/4। अब 3/4 का क्या करेंगे ना, 3/4 में से निकालेंगे 3/4 का 1/4 भाग, ओके। तो अब 3/4 से निकाल रहे हैं 3/4 का 1/4 भाग, तो आराम से क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे, माइनस 3 एकम 3 और 4 चौके 16। कोई दिक्कत हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब 4 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते तो होता है 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये सब तो आपको आता होगा। तो बच गया हमारा 9/16। तो 9/16 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ने पर हम ये देख रहे हैं कि हमको एक सूची मिल गया। पहला क्या सूची मिला, A1 मिल गया 1, A2 मिल गया 3/4, A3 मिल गया 9/16। उसके बाद देखो अब प्राप्त सूची क्या हो गया, 1, 3/4 और 9/16। ये सब है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। हम जान रहे हैं कि भाई D जो होता है ना, अब हम D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या आता है, A2 - A1। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं, D1 निकालते हैं। A2 क्या है 3/4, और A1 क्या माने थे हम 1, तो 3/4 में 1 घटा दिए, तो इस तरह से हमारा -1/4 निकल गया। कैसे -1/4 है, मान लीजिए 3 - 4/4। अब यहाँ पे 3 प्लस में है, 4 माइनस में, तो यहाँ पे घटा होगा। तो 4 में 3 घटेगा तो क्या हो गया 1, क्योंकि 4 3 को घटा रहा है और 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह D2 निकालेंगे, तो D2 क्या हो जाएगा, A3 - A2। A3 क्या निकाल लेते हैं 9/16, और A2 क्या निकाल लेते हैं 3/4, घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा -3/16। अब ये बताइए क्या D1 D2 के बराबर है, नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर D1 D2 के बराबर नहीं हुआ तो वो कभी भी AP में नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये हम लोग का इस तरह से पहला नंबर का दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग का तीसरा सवाल। ये रहा आज का हम लोग का पहला नंबर का तीसरा सवाल। पढ़ते हैं इसको। बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बोला बाई चांस मान लीजिए एक कुआं खोदने के लिए हम कह रहा है ना, एक कुआं खोदने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि हर एक मीटर पे जो है ना खुदाई चल रही है। प्रथम मीटर के लिए लागत दे दे 150 रुपया। बोला अगर आप 1 मीटर खोदिएगा तो इसका आपको प्राइस मतलब दाम होगा 150 रुपया, मतलब 1 मीटर खुदाई करने पर आपको 150 रुपये मिलेगा। और उसके बाद अगर हर एक मीटर और आप बढ़ते जाते हैं तो आपको 150 के बदले 50 रुपया उसमें आपको बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी 2 रुपया है, ठीक है। अब 2 रुपये में बोल रहा है कि बार बार आपको 1 रुपये बढ़ाया जाएगा, तो 2 + 1 करेंगे क्या हो गया 3। उसी तरह से 1 मीटर की खुदाई करेगा तो 150 रुपया हुआ। अगला मीटर की खुदाई करने के लिए उसको 50 रुपया और बढ़ा के दिया जाएगा। फिर अगला मीटर की खुदाई करने के लिए उसको 50 रुपया और बढ़ा के दिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं।
देखिए मान लिए हमको पहले बोल दिया था प्रथम मीटर की खुदाई की लागत हमको दे दिया 150 रुपया, इसको हम मान लिए A1, क्या हो गया ये मेरा A1 हो गया। फिर उसके बाद बोला कि द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत, हम क्या जान रहे हैं कि 1 मीटर की खुदाई के बाद 50-50 रुपया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो चलिए इसमें क्या कर रहे हैं ना, 50 रुपया बढ़ा दिए, पहले था 150 रुपया, 1 मीटर बढ़ाए तो हो गया 200 रुपये, इसको मान लिए A2। इसी तरह से अगर तृतीय मीटर की खुदाई की बात किया जाए तो अब 200 रुपया इसका हो चुका है, 50 रुपया और बढ़ेगा तो A3 हो गया हमारा 250, मतलब 50-50 रुपया हर बार बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हमको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, हमको एक सूची मिल गया, सूची दिया हुआ है 150, 200, 250, क्या एक निश्चित अंतराल है 50-50 रुपये बढ़ रहा है, देख के पता चल रहा है कि आसानी से AP में बढ़ेगा। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है सार्वंतर का A2 माइनस A1। अब हम क्या कर लेते हैं ना D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा सर, A2 है 200 और A1 कितना है 150। चलिए 200 में 150 घटा दिए कितना आ गया 50। अब D2 निकाल लेंगे, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है सर 250 है और A2 कितना है सर 200 है। तो चलिए सर 250 में 200 घटा दिए तो मेरा बच गया 50। अब देखिए D1 भी निकल गया 50, D2 भी निकल गया 50, तो बोलेंगे ना क्योंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए प्राप्त सूची AP में है। क्लियर है। तो इस तरह से पहला नंबर का तीसरा सवाल भी हम लोग का पूरा हुआ। आइए देखते हैं पहला का चौथा सवाल। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला का चौथा सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कुछ भी नहीं है, इजी है। यहाँ पे देखिए 10,000 रुपया ये हमारा मूलधन हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना, ये हमारा मूलधन हो गया और हम 8% पे क्या कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको कर्ज दिया गया है और ये 8% क्या है आपको रेट है, मतलब दर है, मतलब 8 रुपए पे आपको ये, मतलब 8% पे आपको कर्ज दिया जा रहा है। उसके बाद वार्षिक दर से बोला, मतलब वार्षिक दर मतलब हर एक साल अब आपको उसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमा करना है, ठीक है। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ये आपको यहाँ पे फिक्स नहीं किया कि कितने साल तक जाएगा, इतना कह दिया है कि हर एक साल आपका 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका लगेगा। क्लियर है। तो मेरा मूलधन से निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्लास 8 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं। तो बोल दिया गया कि मान लिए क्या बोला कि चूंकि पहले वर्ष की राशि, इसको मान लेते A1, हमको हो गया 10,000, यही हमारा मूलधन हो गया। दर कितना दे दिया हुआ है 8% और समय कितना दिया हुआ है 1 साल, है कि ना, तो इसको लिख दिए 1 साल। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि दूसरे वर्ष के ब्याज, अब देखिए अगले साल हम कर्ज लिए हैं और वो कह रहा है कि हर एक साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 1 साल में ना हम उसको ब्याज देने वाले हैं। तो अब पहला साल हम राशि ले चुके हैं, तो दूसरे साल में जाएंगे तो हमको सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वो ब्याज कितना लग रहा है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना था पहले बता दिया आपको 10,000 रुपया, दर कितना दिया था 8%, समय कितना दिया था 1 और नीचे में 100, ये फॉर्मूला है, गुना कर दिए। अब देखिए ये 2 को जीरो, इस 2 के जीरो को खत्म कर देगा, बच कितना गया 100, 100 गुना 8 करेंगे तो 800, 800 गुना 1 करेंगे तो 800 ही रह जाएगा। ये हमारा ब्याज हुआ, मतलब इतना हमको ब्याज उसको देना पड़ेगा। अब बताइए क्या सिर्फ ब्याज देंगे? नहीं भाई, ब्याज के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसको टोटल पैसा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं ना। तो चलिए अब दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी अगर हम जमा नहीं करते हैं, तो मेरा राशि कितना बन गया वहां, पहले तो 10,000 प्रिंसिपल था ये मेरे पास मूलधन, 800 रुपया ब्याज 1 साल में बढ़ गया, जैसे 800 रुपया ब्याज बढ़ा टोटल मेरा 10,800 हो गया, ये हो गया A2। अब क्या है ना, अब इस 10,800 पर मेरा 8% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ठीक है। तो हम अब दूसरा वर्ष तो हो गया, हम जमा नहीं किए, तो तीसरा वर्ष पे गए, तीसरा वर्ष गए, वही फॉर्मूला लगा। अब जो मेरा मूलधन है वो 10,000 के बजाय क्या बन जाएगा 10,800, दर वही रहेगा, समय वही रहेगा, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को खत्म कर देगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 के 4 बचेगा 6, 8 को जीरो से करेंगे जीरो तो हुआ 6, 8 एकम 8 8, अब 864 को 1 से गुना करेंगे तो 864 हो जाएगा। ये तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ। अब क्या है, तीसरे वर्ष का तो मेरा राशि टोटल कितना हो गया, दूसरे वर्ष में मेरा इतना हो गया था राशि, अब 864 फिर ब्याज लग गया, तो टोटल राशि हो गया 11,664। देखिए इस तरह से हम निकालते रह जाएंगे, कंटिन्यू में निकलते रह जाएगा, ठीक है। हर साल क्या होगा, ब्याज बढ़ता चला जाएगा अगर हम जमा नहीं करते हैं तो। अब हम यहाँ कह रहा है, देख लेते हैं AP में है कि नहीं, चूंकि D का फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, सब जानते हैं,
अब देखिए पहले D2 क्या हो गया, D1 क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 क्या हो गया 10,800 और A1 क्या हो गया 10,000, जब घटाएंगे तो मेरा हो गया 800। उसके बाद D2 मेरा 11,664 हो गया, इसमें घटाएंगे 10,800, मतलब A3 माइनस A2 864 हुआ। क्या D1 800 हुआ और D2 864 हुआ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह सूची AP में नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 5.1 का जो पहला का चारों सवाल था वो चारों सवाल हो गया पूरा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों में शेयर करें।